नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एमसीजी एकेडमी के ब्रांड यूट्यूब चैनल में। आज हम लोगों ने देखा एमपी टेट की फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में लगातार इसरो से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और भी कई दफ़े आपने देखा होगा इसरो से क्वेश्चन आपके आते हैं। आज मैं आपको इसरो के कुछ ऐसे प्रश्न बताने वाला हूं जो हमेशा आप लोगों के पूछे ही जाते हैं और आगामी परीक्षाओं में इनके पूछे जाने की संभावना 101% आप लोगों के लिए यहाँ पर मौजूद है। सारे के सारे प्रश्नों को इसरो की ऑथेंटिक वेबसाइट से मैं आप लोगों के लिए सर्च करके लाया हूं। सब चीज़ों को इस तरीके से मेंटेन किया गया है कि कहीं गलती की कोई गुंजाइश रह ना जाए। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पर मौजूद है कि इसरो का पूरा नाम क्या है। इसरो का इंग्लिश यदि हम फॉर्म देखेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और यदि हम हिंदी में देखते हैं तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसे हम कहते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक किसे माना जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई का नाम आपने जरूर सुना होगा। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक माना जाता है। इसरो का गठन कब हुआ? 15 अगस्त 1969 यानी कि 1969 को इसरो का गठन हुआ। इससे पहले इसको इंकोपसार कहा जाता था। अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ? अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग सन 1972 में स्थापित किए गए थे, जिस वर्ष सरकार के द्वारा खुद से इनको सपोर्ट किया गया था, फंडिंग की गई थी। 1 जून 1972 को इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंदर शामिल किया गया, यानी कि 1969 में जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय अंतरिक्ष विभाग भी नहीं था सरकार के पास, जिससे सरकार उसको फंड कर सके। 1972 में जाकर के अंतरिक्ष विभाग का गठन हुआ। इसरो का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास, विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं में उनका उपयोग करना। आप कहेंगे राष्ट्रीय आवश्यकताओं में इसरो का क्या योगदान? जिस तरीके से आप देख रहे हैं एडुसेट, जो सैटेलाइट छोड़ी जाती हैं जिससे आप लोगों को पढ़ाई से संबंधित जानकारी मिल सकती है। आप लोगों के लिए जीएसएलवी छोड़ी जाती हैं, पीएसएलवी छोड़ी जाती हैं। ये सब जो छोड़ी जाती हैं वो इसरो का ही तो काम है। तो ये कह सकते हैं जब जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है उससे संबंधित हम लोग सैटेलाइट छोड़ते हैं और संबंधित जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से अंतरिक्ष कार्यक्रम में इसरो हमारी पूर्ण सहायता करता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति कैसे की जाती है? यही बात जो मैं अभी आपको बता रहा था। वास्तविक तौर में यहाँ से जो क्वेश्चन आया हुआ है वो इनसेट से और जीएसएलवी पीएसएलवी से आया हुआ है। इसको पूरा यदि हम देखें, इसरो ने 2 प्रमुख अंतरिक्ष प्रणालियों की स्थापना की है, संचार और दूरदर्शन प्रसारण तथा मौसम विज्ञान सेवाओं के लिए इनसेट और संसाधन मॉनिटरिंग और प्रबंधन के लिए भारतीय दूरदर्शन संवेदन उपग्रह प्रणाली। इसरो ने अविष्ट कक्ष में इनसेट और आईआरएस की स्थापना के लिए 2 उपग्रह प्रमोचन यान और पीएसएलवी और जीएसएलवी भी विकसित किए, तो जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। इन सब चीज़ों को यहाँ आपको देखना होगा। उपग्रह कहाँ बनाए जाते हैं? तो उपग्रह को इसरो उपग्रह केंद्र, जिसको हम लोग आईजैक कहते हैं, इसमें बनाए जाते हैं। तो एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सीधा सीधा क्या पूछा जाएगा? आईजैक आपको पूछा जाएगा। रॉकेट प्रमोचन यान कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये जो है विक्रम साराभाई केंद्र तिरुवनंतपुरम में बनाए जाते हैं, इसरो की लोकेशन पर नहीं। ये एक अलग कह सकते हैं इसी का हिस्सा है, जो कि इसके छोटे छोटे पार्ट्स इसरो के बड़ी बड़े उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन सभी का भी, जैसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है तो उसका भी एक छोटा सा योगदान रहता है। यदि इसरो का आपको पूछा जाए लोकेशन क्या है तो वो तो बेंगलोर है, लेकिन यदि विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है इसकी पूछी जाए तो आपको याद रखना है तिरुवनंतपुरम है। रॉकेट का प्रमोचन कहाँ से किया जाता है? प्रमोचन कहें या हम लोग इसको मैनेज करते हैं तो कहाँ से करते हैं? अब राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, जिसको हम लोग NRSC कहते हैं, हैदराबाद से आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इन्होंने एक वेबसाइट दे करके रखी है। नॉर्मली कौन सा कहाँ से अलग अलग जगह से सब चीज़ों को जो है छोड़ा जाता है, अधिकतर आप लोगों के जो है विक्रम साराभाई से मेंटेन किए जाते हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कहाँ हुआ? अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ देखा जाए तिरुवनंतपुरम के निकट थुम्बा भूमध्य रेखीय केट प्रमोचन केंद्र टल्स में हुआ था। यदि आपसे पूछा जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली सिटी पूछी जाएगी, लोकेशन पूछी जाएगी, तो आपको तिरुवनंतपुरम याद रखना है। रॉकेट प्रमोचन केंद्र के रूप में थुम्बा का चुनाव ही क्यों किया गया? देखिए, थुम्बा का चुनाव इसीलिए किया गया क्योंकि यहाँ से पृथ्वी की भूचुम्बकीय भूमध्य रेखीय
थुम्मा से होकर के गुजरती है। जो ग्रेविटी मैग्नेटिक लाइन है वो आपके भारत में स्पेशली तिरुवनंतपुरम थुम्मा से होकर के गुजरती है। इसीलिए रॉकेट प्रमोशन का काम हम कहाँ से करते हैं? थुम्मा से ही करते हैं। कई बार काफी विदेशी लोगों के द्वारा भी यहाँ से जो है रॉकेट को लॉन्च करवाए जाते हैं, क्योंकि भारत के पास इतनी सस्ती अंतरिक्ष प्रणाली है कि वह ज्यादा से ज्यादा यानों को बहुत कम पैसों में भेज सकता है। और उसका मूल कारण यही है कि हमारे यहाँ से भूचुंबकीय भूमध्य रेखा थुम्बा से होकर के गुजरी हुई है। परिज्ञापी रॉकेट क्या है? परिज्ञापी का तात्पर्य ऊपरी वायुमंडल के भौतिक प्राचालों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त रॉकेट है। परिज्ञापी रॉकेट मोस्ट प्रोबेबली कहाँ यूज किए जाते हैं? जहां ऊपरी वायुमंडल में जो भी फिजिकल चेंजेस रहते हैं उनका मैनेजमेंट परिज्ञापी रॉकेट के द्वारा किया जाता है। भारतीय परिज्ञापी रॉकेट पर अक्षर RH और अंक क्या सूचित करते हैं? RH परिज्ञापी रॉकेट रोहिणी का घोतक है। RH जो उस पर लिखा रहता है, आपने इसरो का साइन देखा होगा तो वहां पर RH लिखा हुआ रहता है, तो वो रोहिणी का मतलब संकेत है कि रोहिणी से इसको छोड़ा जा रहा है। अगले अंक रॉकेट के व्यास को सूचित करते हैं कि रॉकेट का व्यास कितना है। पहला रॉकेट कब प्रमोचित किया गया और यह रॉकेट कौन सा था? पहला रॉकेट नैकी अपाची संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से प्राप्त किया गया था, जिसे 21 नवंबर 1963 को हम लोगों ने लॉन्च किया। तो आपसे उसका नाम पूछा जाए, नैकी अपाची कहां से लिया था? अमेरिका से लिया था। कब प्रमोचित किया? 21 नवंबर 1963 को प्रमोचित किया या लॉन्च किया। भारत ने स्वयं अपने रॉकेट कब से बनाने शुरू किए? पहला स्वदेशी रॉकेट जो हम लोगों ने बनाया जिसका नाम था RH-75, 20 नवंबर 1967 को हम लोगों ने सबसे पहले इसको लॉन्च किया। 1967 में हम लोगों ने पर्सनल और अमेरिका से लिया हुआ 1963 में हम लोगों ने लॉन्च किया था। ये जो 1963 में लॉन्च किया था वो हम लोगों ने 21 नवंबर को, और 1967 में जो लॉन्च किया वो 20 नवंबर को। ये थोड़े थोड़े डिफरेंसेस ही आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं, तो इन्हें याद करते चलिए। VSSC का विस्तार क्या है और यह कब गठित हुआ? अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र। SSTC का पुनर्नामकरण के सम्मान में किया गया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसको हम लोग विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहते हैं। और विक्रम साराभाई का 30 दिसंबर 1971 को असामयिक निधन हो गया था। उसी समय इसका गठन जो है किया गया उनकी याद में। अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र जो था उसका नाम बाद में क्या रखा गया, ऐसा पूछा जाए तो आपको याद रखना है विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नाम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र या VSSC रखा गया। कब? 1971 में। इसरो के कितने केंद्र हैं? देश भर में इसरो के 6 प्रमुख केंद्र तथा अन्य कई छोटी छोटी इकाइयां हैं, जिसमें यदि आप लोगों से क्वेश्चन मध्य प्रदेश से पूछा जाए तो भैया इसरो का एक छोटा सा केंद्र भोपाल में भी मौजूद है। इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है, मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में अक्सर ये पूछ लिया जाता है। ये केंद्र कहाँ कहाँ पर मौजूद है? सबसे पहला आपका विक्रम साराभाई केंद्र VSSC जिसको हम कहते हैं तिरुवनंतपुरम में मौजूद है। इसरो उपग्रह केंद्र आपका बेंगलुरु में मौजूद है, विशेष रूप से इसी का यूज किया जाता है। सतीश धवन जो श्री हरिकोटा में आप लोगों का मौजूद है। और नोदन प्रणाली केंद्र, नोदन प्रणाली केंद्र में नोदन क्या होता है? जो रॉकेट का ईंधन होता है उसे हम नोदन कहते हैं। ये भी आपका तिरुवनंतपुरम में है, जहां पर मात्र रॉकेट का ईंधन को संरक्षित करके रखा जाता है। बेंगलुरु और महेंद्रगिरी में, ये 3 जगह पर है आपका रॉकेट नोदन प्रणाली जो केंद्र है वो तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी। ठीक। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक जिसको हम कहते हैं अहमदाबाद में। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC हैदराबाद में मौजूद है। ये जो केंद्र है इनका प्रमुख कार्य क्या है? तो सबका अपना अलग अलग कार्य है, सभी का मैंने आपको बताया। एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बन सकता है कि इसरो उपग्रह केंद्र कहां पर है? बेंगलुरु याद रखेंगे। इसरो में विशेष रूप से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? तो तिरुवनंतपुरम में। ध्रुव नोदन प्रणाली कहां पर मौजूद है? तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, महेंद्रगिरी। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसानी से आप लोग इनको पढ़ सकते हैं। इन केंद्रों का प्रमुख कार्य मैंने आपको बता दिया।
भारत का पहला प्रमोचन यान कौन सा था? भारत का पहला प्रमोचन यान को नाम उपग्रह प्रमोचन यान 3 SLV-3 हम लोगों ने रखा गया था। और ये जो कंप्लीटली SLV-3 प्रथम सफल प्रमोचन हम लोगों ने SDSC सार से कब किया गया था? जिस 18 जुलाई 1980 को संपन्न हुआ था। अच्छा, ये जो कभी कभी आप लोग क्या है कि यहाँ से कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहाँ से क्या है। तो ये SDSC मैंने बोला है, तो SDSC यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म भी आप लोग को याद करने पड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बोला था ना SDSC, तो पहला जो सफल प्रमोचन हम लोगों ने SLV-3 का किया था वो 18 जुलाई 1980 को किया था। छोटे छोटे डिफरेंस हैं, क्वेश्चन में कहीं फंस नहीं जाना, ठीक। भारत द्वारा विकसित अन्य प्रमोचन यान कौन से हैं? SLV-3 के अलावा भारत में संवर्धित उपग्रह प्रमोचन यान जिसको हम लोग ASLV कहते हैं, ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन यान PSLV, भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचन यान GSLV जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये GSLV, PSLV, ASLV तीन आपको याद रखना है, इनसे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। उपग्रहों का मोटे तौर पर कैसे वर्गीकरण किया जाता है? इनको मोस्ट प्रोबेबली दो भागों में हम लोगों ने कैटेगराइज किया गया है, संचार उपग्रह और सुदूर संवेदन उपग्रह। जो संचार के लिए काम किए जाते हैं वो संचार उपग्रह, जो दूर दराज के क्षेत्रों में नजर रखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो सुदूर संवेदी उपग्रह आपके कहलाते हैं। संचार उपग्रह क्या है? संचार उपग्रह आमतौर पर संचार, दूरदर्शन प्रसारण, मौसम विज्ञान, आपदा चेतावनी आदि की जरूरतों के लिए भूतुल्यकाली कक्षा में कार्य करते हैं। और सुदूर संवेदी उपग्रह, ये उपग्रह प्राकृतिक संसाधन मॉनिटरिंग प्रबंधन के लिए अभिप्रेरित हैं। और यह तुल्यकाली ध्रुवीय कक्षा जिसको हम लोग SSPO भी कहते हैं, इसमें ये परिचालित रहते हैं। NNRMS ये क्या है? NNMRS राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली के लिए परिवर्णी शब्द है। NNRMS एकीकृत संसाधन प्रबंधन प्रणाली है जिसका लक्ष्य परंपरागत प्रौद्योगिकी के साथ सुदूर संवेदन आंकड़ों के प्रयोग द्वारा देश के प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग पर उपलब्ध संसाधनों का सुव्यवस्थित सूचीकरण करना। तो ये NNRMS वास्तविक तौर पर जो भी नेचुरल रूप से हमको चीजें उपलब्ध हैं उनको लिस्टेड करने का काम करता है। पहला भारतीय उपग्रह पूछा जाए तो आर्यभट्ट है। आप लोग चीजों को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करें। जो GSLV PSLV थे वो अलग हैं, और उपग्रह पूछा जाए, सैटेलाइट डायरेक्ट पूछी जाए, तब आपको ये याद रखना है। आर्यभट्ट का प्रमोचन हम लोगों ने कहां से किया? तो ये 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ से आप लोगों का किया गया था। उस समय रूस ने ही हमारी मदद की थी और आज हम उसकी मदद करने में पीछे हट रहे हैं। भारतीय भूमि से भारत द्वारा प्रमोचित सर्वाधिक भारी उपग्रह कौन सा है जिसका सबसे ज्यादा वजन था? 2 दिसंबर 2007 को GSLV F04 का प्रमोचन हम लोगों ने किया था जिसका वजन था 2130 किलोग्राम। यह उपग्रह इनसैट 4CR भारत द्वारा प्रमोचित सबसे ज्यादा भारी उपग्रहों में से एक था। अब तक कितने प्रमोचक रॉकेटों के प्रमोचन संपन्न हुए हैं? इनकी संख्या मार्च 2013 तक 38 है, और इसके बाद अपडेटेड जानकारी इसरो के द्वारा इस सैटेलाइट पर अपडेट नहीं की गई है। रीजन है क्योंकि इस दरमियान जो रॉकेट लॉन्च किए गए उनमें कुछ संपन्न हुए, कुछ नहीं हुए, और कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर से भी हम लोगों ने सेंड किए हैं। तो लास्ट अपडेटेड डाटा बिकॉज ऑफ अभी जो आप देख रहे हैं वो इसरो की वेबसाइट से देख रहे हैं, तो यहाँ पर 38 ही आपका अपडेटेड डाटा है। भारत द्वारा कितने उपग्रह प्रमोचित किए गए? तो अब तक जो है संपन्न हुए वो अलग है, लेकिन भारत द्वारा लगभग जो है 68 + 35 मार्च 2013 तक का है जो कि उपग्रह की कक्षा में स्थापित किए गए। समझ रहे हैं? तो यहाँ शब्दों का बड़ा हेरफेर है। 68 यहाँ पर भारतीय थे, 35 यहाँ पर विदेशी थे, इस शब्दावली का भी ध्यान रखना है। भारत का पहला प्रचालित प्रमोचक रॉकेट कौन सा है? PSLV भारत का पहला प्रचालित प्रमोचक रॉकेट है। अब तक इसकी 3 विकासात्मक उड़ानें और 8 कार्यकारी उड़ानें संपन्न हुई हैं। तो इसका नाम आपको जरूर याद रखना है, PSLV। PSLV का ही यूज हम लोग चंद्रयान में भी किए थे आई थिंक। चंद्रयान क्या है? अब यहाँ से क्वेश्चन चंद्रयान के बनेंगे, 100% चंद्रयान के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे आप लोगों से। चंद्रयान फर्स्ट
अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा का वैज्ञानिक अन्वेषण है। भारतीय भाषाओं संस्कृत और हिंदी में चंद्रयान का तात्पर्य चंद्र अर्थात चंद्रमा, यान अथवा वाहन अर्थात चंद्रमा अंतरिक्ष यान। चंद्रयान भारत प्रथम भारतीय ग्रहीय विज्ञान और अन्वेषण मिशन है आपका चंद्रयान। चंद्रयान फर्स्ट जो आपका है वो कहां से प्रमोचित किया गया? तो ये श्री हरिकोटा, जिसको हम लोग सार कहते हैं, ठीक, भारत में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को हम लोगों ने सेंड किया था। तो कहां से? हरिकोटा। कहां से? श्री हरिकोटा। और आंध्र प्रदेश श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया था। इसका नाम आपको याद रखना है। कब तक प्रचालन में रहा? तो ये 28 अगस्त 2009 तक, लगभग 312 दिनों तक चंद्रमा पर कार्य करता रहा। चंद्रयान के वैज्ञानिक उद्देश्य क्या थे? हम लोगों ने इसको क्यों सेंड किया? तो इसका एक डिफिकल्ट उद्देश्य यदि हम देखें, वहां से काफी सारी चीजों को इकट्ठा करना, न्यून ऊर्जा एक्स किरणें, उच्च ऊर्जा एक्स किरणों के क्षेत्र में चंद्रमा की सतह पर उच्च भेदन दूरी, इन सब चीजों को देखना, त्रिआयामी एटलस तैयार करना, 3D डायग्राम वहां से मेंटेन किए जा सकें। मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन, टाइटेनियम, काफी ऐसे खनिज हैं जो चंद्रमा पर मौजूद हैं, उन सबको फाइंड करने में, इन सब चीजों को देखने के लिए मूल उद्देश्य चंद्रयान को भेजना हमारा था। चंद्रयान फर्स्ट, उसमें वैज्ञानिक उपकरण कौन कौन से लगे थे? कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। अंतरिक्ष यान चंद्रयान पर 11 वैज्ञानिक उपकरण लगे थे। इनमें 5 भारतीय और 6 विदेशी। नामतः ESA के 3, नासा के 2 और बल्गेरियाई विज्ञान अकादमी का 1 वैज्ञानिक उपकरण शामिल है। इनका चयन इसरो के अवसर की घोषणा AO के माध्यम से किया गया था। 2 ESA उपकरणों को भारतीयों का भी सहयोग इनमें शामिल था। चंद्रमा का तापमान कितना है? चंद्रमा का तापमान चरम सीमा पर पहुंच जाता है। सूर्य की रोशनी में प्रकाशित चंद्रमा का पहला, या कह सकते हैं तापमान 130 डिग्री तक झुलसाने वाली गर्मी जो है रखता है, और रात में यही -180 डिग्री तक हो जाता है। चंद्रमा का स्वयं का कोई भी ऊर्जा स्रोत नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। क्या चंद्रमा पर जीवन है? अभी तक किसी भी चंद्र मिशन में चंद्रमा पर जीवन की उपस्थिति के कोई भी संकेत नहीं मिले हैं। अभी जो आप धरती से देखते हैं, चंद्रमा में जो अम्मा दिखाई देती हैं वो एक जगदम्बा है, सिर्फ दिखाई देती हैं, है ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक। #जोक। हम चंद्रमा का केवल एक पहलू ही देख पाते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि सेकेंड फेज पर जो है लाइट नहीं होती है। जिस फेज पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट करता है, तभी आप चंद्रमा के एक फेज को देख पाते हैं, अपोजिट साइड को नहीं देख पाते हैं। नॉर्मल सी बात है। तो एक ही क्यों देख पाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको एक एक्सप्लेनेशन वे में नहीं बनेगा। चंद्रयान फर्स्ट मिशन को साकार करने के लिए कुल बजट कितना प्रस्तावित था? तो ये फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और लगभग 386 करोड़ रुपए आप लोगों को पूछा जाएगा, तो आप एक ही बार में बता सकते हैं। और अंततः इस अंतरिक्ष विज्ञान की श्रेणी में इसरो से संबंधित क्वेश्चन की एक अंतिम क्वेश्चन है कि एंट्रेंस क्या है। ये एंट्रिक्स की यदि बात की जाए तो एंट्रिक्स एक वाणिज्यिक स्कंध है। यह विश्व भर में भारतीय अंतरिक्ष उत्पाद और सेवाओं के विपणन हेतु एक, कह सकते हैं कि हेल्पिंग एजेंसी के रूप में काम करती है। सो दिस वाज ऑल क्वेश्चन अबाउट इसरो फ्रॉम इसरो वेबसाइट और विद द हेल्प ऑफ इसरो। सो ये क्वेश्चन ऑथेंटिक हैं और इम्पोर्टेंट हैं, और जो भी क्वेश्चन बनने की संभावना है वो यहीं से बनने की पूर्ण रूप से संभावना है। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं और फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। इन क्वेश्चन को आप जरूर देख के जाइए। धन्यवाद।